नमस्कार। आज ये देखा जाए तो समाज को बांटने के लिए राजनीतिक दल लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी गतिविधियां इस तरह की हो रही हैं जिससे समाज का विघटन हो। हम किसी भी काल को ले लें, मुगलों के काल में भी लोगों ने जातियों में बांट करके राष्ट्र को कमजोर किया था। आज पुनः वही हो रहा है, जबकि हमारा संविधान जात में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। उसके बावजूद भी आरक्षण के नाम पे उच्च जाति, निम्न जाति, पिछड़ा वगैरह वगैरह करके बांटने का, समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर के पारदर्शी विकास ने एक परिचर्चा आयोजित की है। उस परिचर्चा में हमारे बीच में विनोद कुमार आर्य, सचिव वेद प्रचार फाउंडेशन ट्रस्ट, पीयूष रंजन मिश्रा जी, हिंदू जागरण मंच प्रांत सह संयोजक, दीपक पांडे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच, डॉक्टर शिव प्रसाद अग्नोत्री जी, पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डीबीएस कॉलेज, हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारतीय संविधान में के अनुसार उच्च जाति के मायने क्या हैं, ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। आए हुए सभी लोगों का पारदर्शी विकास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संविधान में के अनुसार उच्च जाति के मायने क्या हैं। तो इसी बात को लेकर के हम शुरू करते हैं अपने शिव प्रसाद जी से कि आप इस पर प्रकाश डालें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो परिचर्चा पारदर्शी विकास इस दैनिक समाचार पत्र के अंतर्गत ये चल रही है, वास्तव में नाम तो हम सब लोग भारतीय संविधान का ले रहे हैं। भारतीय संविधान की हम आड़ लेकर के अपने ऊपर ही बहुत बड़ा आघात प्रत्याघात कर रहे हैं। ये जितना अगड़ा पिछड़ा, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ही एक आर्डर आया है SC ST के लिए कि उसका कुछ वर्गीकरण कर दिया जाए, और उसके लिए जितने जितने धुरंधर थे उसमें SC ST जितने नेता अधिकारी, वही उसके विरोध में आ गए कि अगर OBC में जैसे क्रीमी लेयर है, अगर इसमें SC ST में भी हो गया तो हम सब बेकार हो जाएंगे और वो जो छुटभैया है वो सब आ जाएंगे। और वास्तव में आवश्यकता उन्हीं को है, जिनका घर बन गया उनका बन गया। और ये समाज में खूब परिचर्चा करते, और जितने नेता वर्ग नहीं कहा है कि वो उच्च वर्ग के लिए ये अगड़े के लिए सारी व्यवस्था है। हमने ऐसे भी अगड़े घर देखे हैं जिनके घर में चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल है, जिनके बच्चों की फीस देना बड़े मुश्किल है। मैं तो यही गोविंद नगर क्षेत्र में ही रहा, मेरा अध्यापन क्षेत्र, वहां बच्चों की ये हालत थी कि वो 2-2 हजार रुपए की मासिक की नौकरी करते थे और वो अपना तब पढ़ाई का काम चला पाते थे। उनकी फीस अध्यापक कोई कोई की जमा करते थे कि बच्चे पढ़ जाओ कैसे भी है, क्योंकि उनको सबको तो छात्रवृत्ति मिल जाती थी, कहीं किसी को कुछ सहयोग मिल जाता। किंतु अभी अगड़े जाए तो जाएगा। ये तो ये कहो कि ये शासन में अभी कुछ वो 10% का वो आ गया EWS जी, उसमें कुछ प्राप्त हो गया, और वरना यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बड़ी मार है अगड़े के लिए, उच्च वर्ग के लिए। और वो क्यों? वो पहले से चला आ रहा है, पहले से जो चला आ रहा था तो ये नीचे वाला कहीं कुछ नहीं था, कचरा। और अब
वो जो उच्च वर्ग में है उनके यहाँ बहुत अभाव है, उनको वास्तव में बहुत आवश्यकता है। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वास्तव में आर्थिक आवश्यकता किसी भी वर्ग में हो आप उसको दो, जो घर से कमजोर हो उसको दो, जिसके पास वास्तव में आवश्यकता है उसका सहयोग करो। तो ये तो फिर किसी वर्ग का हो उसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं है। और उन्हीं लोगों में जब पूछो तो वहां जाकर के जो धरातल पे जाओ और पता करो तो उनको लगता क्या है कि सही बात है, हमारे तक तो कुछ आ ही नहीं पाती सहयोग की स्थिति। इसलिए ये जो शासन के द्वारा और हमारे वैदिक विधान में भी जाति जाति का कहीं कुछ नहीं था, एक वर्ण व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्था थी। और वो भी संचालन के लिए संसार की व्यवस्था करना है, इसलिए उस संचालन के लिए सारी व्यवस्था की गई। वैदिक व्यवस्था जितनी भी है समाज को समरसता के लिए, समाज में सबको कुछ न कुछ कार्य मिल जाए, समाज में सबकी कोई न कोई गति प्रगति होती रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। और वो कहीं भी कोई आरक्षण नहीं था, सबसे सब काम लेना है। वो न कोई ब्राह्मण बचता था, न कोई क्षत्रिय बचता था, न कोई वैश्य बचता था, और सब अपना काम आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा करते थे। और हमने तो अपने बाल काल में देखा है, वास्तव में जैसी नियत तैसी बरकत। लोगों के गांव में घर घर में कम से कम 50 जानवर होते थे, और उस समय दूध दही इतना होता था कि वो जो मट्ठा होता था आज ढूंढे नहीं मिलता है, असली तो मिलता ही नहीं है। और वहां प्राचीन काल में आज 50 साल के पहले की कहानी हमारी आंखों देखी, वो मट्ठा इतना बच जाता था कि पब्लिक में बांट दिया जाता था, और बच जाता था गाय भैंस को पिला दिया जाता था। इसलिए देखो ये नियत की बरकत थी। और आज जहां देखो तहां वो चोरी चवारी वही सब कर रहा है, और उसका फल है कि वो कहीं भी कोई शांति से नहीं है। उसका मुख्य कारण है हम अपने कर्तव्य को तो भूल गए, बस अधिकार चाहिए, हमको ये अधिकार मिल जाए, हमको ये अधिकार मिल जाए। और वास्तव में जिसको आवश्यकता है अधिकार की, वहां तक वो जा ही नहीं पा रहा है, और नहीं तो ये धरातल में जाए। और अभी खूब बढ़िया खुल के आ गई इस SC ST में, कहीं क्रीमी लेयर ना हो जाए। नहीं तो उसमें सीमा है कि भाई अगर तुम्हारी 8 लाख तक इनकम है तो तुमको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बेचारे वो जो सामान्य है, सामान्य उनकी 1-2 लाख रुपए इनकम है, और उनको बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम इसके घोर समर्थक हैं, और बल्कि हम ही नहीं, भारत में 80% समर्थक हैं कि वास्तव में जिनको जरूरत है उनको तो करना ही चाहिए। पीयूष जी, जैसा कि अभी सर ने बोला और उच्च जाति की बात हुई, संविधान के आर्टिकल 15-16 में उच्च जाति का कहीं कोई वर्णन नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके लिए कौन दोषी है, ये जो उच्च जाति के नाम पे प्रचारित करके समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? देखिए, संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी तरीके से मानव को विभाजित नहीं किया गया है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जिस समय सोमनाथ का मंदिर लूट के गजनबी जा रहा था, तो जाते समय 150 घुड़सवार हमारे ऐसे थे, उसकी 1 लाख की सेना थी, और 150 घुड़सवारों ने उसका पीछा कर लिया। पीछा करने के बाद जब गजनबी संदेश भेजा कि 150 घुड़सवार 1 लाख की सेना में क्या करेंगे, आखिर क्या करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे देखते देखते विधर्म या कोई भी विधर्मी जो है हमको लूट करके या विधर्म करके हमारे देश से नहीं जा सकता। और उन 150 घुड़सवारों ने 1 लाख की सेना पर हमला बोल दिया, और हमला बोलने के बाद हजारों हजार की संख्या उनकी जो सेना थी गजनबी की, उसको तहस नहस कर डाला। उसके बाद जो है गजनबी ने लिखा, अपने प्रपत्र में लिखा कि भारत को कभी भी बल से नहीं जीता जा सकता, भारत को अगर जीतना है तो उसको भारत को तोड़ना होगा, जातिगत विषयों में तोड़ना होगा, जातिगत व्यवस्थाओं में तोड़ना होगा। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो हमारा समृद्धशाली आदिकाल से हमारा समृद्धशाली भारत था, जैसा कि गुरु जी ने कहा अभी कि भारत जो हमेशा से जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी ये समृद्धशाली व्यवस्था थी, वर्ण जो है उनके कार्यों के आधार पर बांटे गए थे। लेकिन आज जो है ये कुचक्र है, विदेशी षड्यंत्र है, और उन विदेशी षड्यंत्रकारियों से जो पोषित पार्टियां हैं भारत के अंदर,
वो षड्यंत्रकारी पार्टियां हैं जो देश को विघटित करके अपने उल्लू को सीधा करना चाहती हैं। वो इस तरीके का विघटन चाहती हैं, और इस तरीके का विघटन, ये जातिगत व्यवस्थाओं को लागू करना, अगड़ा पिछड़ा लागू करना, ये जातिगत व्यवस्थाओं को पूरी बल देना और यहाँ जातिगत जनगणना कराना, ये भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है, और इसके मैं कतई पक्ष में नहीं हूँ। वैसे भी हम जिस संगठन से कार्य करते हैं वहाँ पर जो है जाति नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम जातिगत व्यवस्था छोड़ करके सामान्य रूप से अगर सब चीज़ें देखेंगे, हाँ कभी एक व्यवस्था बनाई गई, उस समय जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ, संविधान नया लागू हुआ 26 जनवरी में, उस समय 10 वर्ष के लिए एक व्यवस्था लागू हुई कि जो भी अपने निम्न वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं उत्थान किया जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने उसको अपना हथियार बना लिया, और हथियार बना करके इस कदर आज जो व्यवस्था को भंग करने में लगे हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े करके ये जो हमारा गणतंत्र है इसको तोड़ करके फिर विभिन्न राज्यों में बिखरना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विनोद जी, जैसे कि अभी ये बात आर्टिकल 15-16 की उच्च जाति की जो बात हो रही है कि आर्टिकल 15-16 में संविधान में कहीं पर भी उच्च जाति का वर्णन नहीं है, किसी भी जात को विशेष उस पर नहीं रखा गया है, परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारे दल इस पर जातियों में विभक्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि वैदिक काल में ही जैसा कि अभी आप सब लोगों ने बताया कि वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो ये जाति व्यवस्था का उदय कहाँ से हुआ और जाति व्यवस्था क्यों प्रचारित की जा रही है, क्या कारण है इसका? बहुत अच्छा प्रश्न है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा वैदिक काल रहा है, स्वर्णिम काल, तो वहां पर कहीं भी जाति सूचक शब्द ही नहीं सुनेंगे आप, है ना जी। और हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था थी, 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम 4 उनमें बांटा गया, वो है गृहस्थ, जो उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अच्छा, जिस तरह किसी भी चीज का कैटेगराइजेशन किया जाता है ये बट नेचुरल है भाई। समाज में जैसे आप पत्रकार हैं, हम भी कोई कार्य करते हैं, आप कोई कार्य करते हैं, तो कैटेगराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज चलेगा कैसे? और क्या एक ही कार्य को करके सब समाज के कार्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो जिस तरह हमारी आयु एक मिनिमम 100 वर्ष की मान ली गई कि 100 वर्ष एक व्यक्ति जीता है, तो उसको हमने 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया कि ब्रह्मचर्य भोगेगा 25 वर्ष तक कम से कम न्यूनतम, उसके बाद गृहस्थ में जाएगा, फिर वानप्रस्थ में जाएगा, संन्यास में जाएगा। इसी तरह वर्णों की व्यवस्था की गई। वर्णों की व्यवस्था क्यों की गई? वर्ण का अर्थ है वर्ण करना, ठीक है, समझिएगा। वर्ण का अर्थ है वर्ण करना, चुनना, वो थोपा नहीं जाता है। और वर्ण क्या है? अब एक पिता है, आप आज के समय में समझिए, एक पिता की 4 संतानें हैं। एक बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है, वो IAS अफसर बन जाता है। एक बच्चा थोड़ा शारीरिक उसका क्षमताएं अच्छी हैं, वो फौज में चला जाता है। एक बच्चे का दिमाग थोड़ा व्यापार आदि में ज्यादा चलता है, धन आदि में चलता है, वो जो है अपना व्यापार शुरू कर देता है। और एक बच्चा ऐसा है 4 में से जो बच्चे को पढ़ाने से विद्या नहीं आ रही है, उसे पढ़ाने का प्रयास किया गया भाई, 4 एक ही पिता के संतान है, 4 को विद्यालय भेजा गया, 3 तो वहां से अपने अपने कार्यों में प्रगति कर गए, और एक बच्चा ऐसा था जो कि प्रगति नहीं कर पाया। तो उसको हमने क्या किया, वो किसी छोटे मोटे काम में लग गया, सरकार जैसे किसी भी सेवा के कार्य में लग गया। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो कितनी समृद्धशाली है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ब्राह्मण को कहा कि जो ब्राह्मण कौन है, आखिर इसकी परिभाषा क्या है? तो वहां कहा गया कि जो वेद पढ़े और वेद पढ़ाए, जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करे और ब्रह्म की ओर चलता हुआ रहे। समझिएगा, मतलब जो ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास सदैव करता रहे जीवन के हर क्षण में, और दान ले दान दे, यज्ञ करे यज्ञ करवाए, वो है ब्राह्मण। अब क्षत्रिय का कहा गया जो समाज के में हमारा जो वर्ग है, जो भी हम जिससे आते हैं उसकी रक्षा करे, हमारे राष्ट्र की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। और तीसरा जो वर्ग है उसको बड़ा ही सुंदर काम दिया,
कि भाई वो सामान को खरीदे और सामान को बेचे, उससे जो लाभ मिले उस लाभ में से कुछ परसेंट वो अपने समाज के हितों के लिए लगा दे। पहले धर्मशालाएं वगैरह सब हमारा वैश्य समाज बनाता था सारा, और अब इन तीनों को हमने अलग कर दिया, और जो इनमें से इनकी कोई विद्या न ले पाए उसको हमने कहा शूद्र। अब शूद्र का अर्थ समझिए, शूद्र का अर्थ है क्षुद्र, छोटा। अरे भाई कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा। अब अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो विद्या को ही तो सर्वोपरि मानेंगे। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हमने किसकी कामना की? धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमें बुद्धि दीजिए, इस बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। तो जो ये बुद्धि है इसको तो सर्वोपरि रखेंगे। हम तीन बातें करें, यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, यदि हम बुद्धि की बात करें, यदि हम धन की बात करें, तो सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि बुद्धि है। जब बुद्धि हो जाएगी ना तो धन भी कमा लेगा, अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर लेगा। बुद्धि सर्वोपरि होती, इसलिए जो है ब्राह्मण को सर्वोपरि रखा है। अब इसमें जो मुख्य बात यह है कि हमारा जो मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति में छोटे बड़े का नहीं है, कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं कहा है इनको। अरे भाई एक घर को चलाने के लिए यदि माता है, पिता है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, सबके सहयोग से चल रहा है, खेत को जाता है, एक घर के काम करता है, क्या हम छोटा बड़ा कह देंगे उसमें? नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है, वरन सबके हिस्सेदारी अपने अपने कार्यों की बात है। और मैंने बताया वर्ण का अर्थ है वर्ण करना। अब जाति की बात करें, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जात आया वहां पर। फिर कहा जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। अरे जाति कहते हैं जन्म को, ये हमने समझा ही नहीं, भूल कर दी बहुत बड़ी। जाति कहते हैं जन्म को, समान प्रसवात्मका जाति, जिनका प्रसव समान होता है वो जाति होती है। अब प्रसव समान क्या है? मनुष्य का प्रसव एक समान होता है, सारी मनुष्य जाति है। सुन लीजिए। और हमारे पशु पक्षियों की बात करें, चिड़िया का अलग है, मगरमच्छ का अलग है। इस प्रकार जातियां क्या हैं अब इसको समझ लीजिए। जो हम ये जो घोर अनर्थ कर रहे हैं अपने समाज में, इसको समझने की बहुत जरूरत है, वैदिक मानमय की तरफ लौटने की जरूरत है। कहा जाति क्या है? तो सब जिनका प्रसव समान होता है वो जाति। भगवान ने हमें तीन चीजें हमको मिलती हैं जन्म से, जिसमें दो सेम रहती हैं और एक बदल जाती है, सॉरी एक समान रहती है, दो बदल जाती है। आयु, जाति, भोगा। आयु, जाति और भोग। अब देखिए जो जाति में जन्म हो गया, जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मनुष्य की या जानवर की या पक्षी की बात कर रहे हैं। जन्म हमारा ये बदलेगा नहीं, आयु बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर और इस जन्मों के कृत कर्म के आधार पर, या तो आप बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। और भोग जैसे एक बच्चा नाले के किनारे पैदा हुआ था, लेकिन पढ़कर उसने विद्वता को धारण किया और वो श्रेष्ठ में आ गया और उसने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। या कोई बहुत अच्छा था, उसने गलतियों को अपने जीवन में धारण किया और शूद्रत्व की ओर चला गया। तो ये दो चीजें बदल जाती हैं, परंतु जाति बदलती नहीं है। तो हमारे यहाँ एक बात और बता दूं, मनुस्मृति कहती है कि आप ब्राह्मण से वैश्य, ब्राह्मण से क्षत्रिय और ब्राह्मण से यहां तक शूद्र भी बन सकते हैं। और शूद्र चाहे तो वो कालांतर में अपने आप को उठाता हुआ ब्राह्मणत्व तक जा सकता है। अब आप कहेंगे प्रमाण क्या है? तो आपको प्रमाण बता देते हैं। न तिष्ठतु तु यह पूर्वाम नोपासते यस्य पश्चिमाम ससूत्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। जिस व्यक्ति में, जो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर और सायंकाल ईश्वर का चिंतन नहीं करता, उसे सारे द्विज कर्मों से हटाकर शूद्र कुल में डाल देना चाहिए। लोग कहते हैं मनुस्मृति जला देनी चाहिए। अरे हम कहते हैं मनुस्मृति तुम्हारा संविधान है, और सच बात यह है कि जो ये कहते हैं मनुस्मृति जला देनी चाहिए, उन्होंने इस मनुस्मृति को कभी उठाकर नहीं देखा, इसको कभी उठाकर नहीं देखा, इसको छुआ नहीं, इसके पन्ने नहीं पलटे हैं। और जिस दिन वो मनुस्मृति को देख लेंगे ना, ये मानव मात्र का संविधान है, मानव मात्र का, हर मानव के कल्याण की कामना इसमें की गई। आप बताइए कहां से ये बेकार है? अरे हमारे यहाँ तो वेद में यजुर्वेद का पुरुष सूक्त देख लीजिए, वहां मंत्र आता है। तो अब आगे चर्चा करेंगे, परंतु मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, और एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि हमारे संविधान में उच्च निम्न का कोई कैटेगराइजेशन दिया ही नहीं है। मैंने इसकी जानकारी अर्जित करने का प्रयास किया तो पता चला जिस चीज की भी व्याख्या वहां की जाती है,
उस चीज की परिभाषा वहां दे दी जाती है। भाई जब तक आप परिभाषा नहीं दोगे तो उसकी व्याख्या कैसे करोगे? तो जब विधायिका कानून बनाती है, अध्यादेश लाती है, फिर कानून बनता है और कानून की व्याख्या करता है कोर्ट। तो जब वो बना ही नहीं, उस शब्द को लाया ही नहीं गया, तो उसकी व्याख्या कहां से हो जाएगी? कालांतर में हमारे जो निम्न वर्ग थे, जो किसी प्रकार से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको समान मूल धारणा भावना में लाने के लिए, समान रूप में लाने के लिए उनको एक वहां पर एक फिर उद्धरण किया गया कि ये बहुत दबे कुचले हैं, तो इनको आप समान रास्ते पर लाइए, इनको समानता का अधिकार मिले। तो इतना तक तो ठीक है, परंतु यदि उच्च की बात करें, सवर्ण की बात करें, ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया है। और आज जितना भी ये लोग कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति को अपने कर्म का भोगफल तो मिलता है ना जी। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप यदि मानव जाति के साथ अन्याय करेंगे तो भगवान आपको ऐसी जगह भेजेगा जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता है। तो ये जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं उनको आज चैलेंज करना चाहता हूं कि कृपया इस मनुष्य मात्र के लिए, और आपको एक बात और बता दें, ये जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, आर्यों की जो परंपरा है, इससे हट गए तो पूरा संसार आपको काटने मारने को दौड़ेगा। आज कहीं भी हमारी सभ्यता संस्कृति जीवित नहीं है, ये हम हैं जो इस संसार को बचा कर रखे हुए हैं। आर्यों की परंपरा श्रेष्ठ है, हमें आर्यों की परंपरा में यदि हम चलेंगे तभी ये जीवन हमारा बच सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा। दीपक जी, जब जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा, वर्ण, जब 4 वर्ण हैं और वर्ण का धारण करते हैं, हम वर्ण का धारण करते हैं, तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी सवर्ण हैं, तभी तो वर्ण में है, हम सभी सवर्ण हैं। तो ये कौन सी राजनीति है, कौन सा ही ऐसा कारक है जिसकी वजह से वो 3 को सवर्ण कर दिया और चौथे को दलित का रूप दे दिया? क्या कारण था? ये विघटन का कारण है या ये कहीं है पर किसी ग्रंथ? देखिए, सर्वप्रथम आज की डिबेट के लिए पारदर्शी विकास मंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी डिबेट का शुरुआत किया, क्योंकि लगातार हम जैसा कि देश में हो देखते चले आ रहे हैं कि खासकर सवर्ण वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया जाता रहा है और किया जा रहा है, और आने वाले भविष्य में भी हो सकता है किया जाता रहा है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम एक नई विकास के पथ पर चलने के लिए अग्रसर थे कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारी नई नीति होगी, नया कानून होगा, नया संविधान होगा। और हम सब लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में जात आधारित लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने भारत माँ को गुलामी जंजीरों से आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसमें हमारा सवर्ण भी था, उसमें हमारा ओबीसी वर्ग था, उसमें हमारा एससी वर्ग था, उसमें एसटी वर्ग था और आपका आदिवासी वर्ग था। सभी वर्गों ने मिलकर देश को गुलामी जंजीरों से मुक्त कराया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो आज़ादी के बाद की घटना थी, सर्वप्रथम देश का विभाजन, देश के विभाजन को हमने धर्म के आधार पर देश को विभाजित कर दिया। जो एक देश एकजुट होकर संघर्ष कर रहा था उसको हमने धर्म के नाम पर विभाजित कर दिया। जब विभाजित हुआ तो कई जगह पर बड़े स्तर पर हिंसा हुई, बंगाल की हिंसा रही, हमने देखा महात्मा गांधी ने वहाँ पर जाके आंदोलन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए, कई प्रकार की चीज़ें थी। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब ये सारी चीज़ें लागू हो गई, लिखा गया, और उसके बाद जब लागू करने की दशा आई तो इसमें जब आर्टिकल थे आपके, जैसे 15 हो या 16 हो, आपने बहुत अच्छा कहा कि इसमें कहीं इन जातिगत आधारित का कोई विशेषण नहीं दिया गया है, ना इसकी परिभाषा है। लेकिन जब हमारे नेताओं ने इस चीज़ को देखा कि जब हम धर्म के नाम पर देश को विभाजित करते हैं, 2 कम्युनिटी देश में बन जाती हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, तो मुस्लिम कम्युनिटी को एक पार्टी ने साधने की कोशिश की, हिंदुत्व को एक ने, तो इन्होंने सोचा हिंदुत्व जब एक होगा तो इसको हम क्यों ना विभाजित करें धीरे से, क्योंकि अंग्रेजों ने देश को क्या कहते हैं विभाजन की राजनीति पर देश को लूटने का काम किया, आपसी भाईचारे को खत्म करने का। तो हमारे राजनीतिक दलों ने जो हमारे संविधान की मूल धारा थी, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इसको भी विभाजित करने का काम किया। जब हमारे संविधान का संशोधन हुआ, संशोधन नंबर 386 करके है, उसका जब संशोधन हुआ तो उसमें इन्होंने
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित वर्ग को जोड़ने का काम कर दिया। यानी कि जो हमारा अधिकार था, हमने कभी भी ओबीसी वर्ग हो या ST/SC वर्ग हो, मैं स्वयं सवर्ण हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमने कभी भी इन जातों को अपने से दूर नहीं किया है। लेकिन हमारे नेताओं ने उस संशोधन के साथ इन लोगों को, हमारे भाइयों को हमसे दूर करने का काम कर दिया। और जब दूर करने का काम किया तो इन्होंने उनको कोई नया थाली परस के नहीं दिया, हमारी ही थाली को छीन कर दे दिया। क्योंकि आप आरक्षण लागू किया, आरक्षण जब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको आज पूरा देश या पूरा विश्व संविधान निर्माता को उससे जानता है, तो इन्होंने आरक्षण की जो मूल धारा थी उसको 10 साल के लिए लागू किया। जैसा कि हमारे माननीय शास्त्री जी ने, पंडित जी ने बताया कि कोई भी चीज़ होती है वो 100 साल के लिए हो जाती है, कि 100 साल इसकी दीर्घायु निर्धारित है, मनुष्य की हो या अन्य किसी चीज़ की हो। उसी प्रकार बाबा साहब ने आरक्षण को भी 10 साल के लिए निर्धारित किया था। लेकिन जब संशोधन हुआ 386, तो इन्होंने जो आरक्षण की नीति थी उसको बढ़ाते चले गए। पहले बीबी सिंह सरकार ने क्या कहते हैं मंडल आयोग को लागू किया देश में। उसके बाद अन्य सरकार ने 10-10 साल की जैसे रीज दी जाती है, जैसे वर्तमान में चल रहा है, लेकिन डिबेट से भटक जाऊंगा मैं, तो भटकना उचित नहीं होगा। तो 10-10 साल की जो रीज दी जाती है उस पर देने का काम किया। उसके साथ आज जो हम लोगों को शुरू में हमारे पंडित जी ने बताया कि EWS, मोदी सरकार EWS लाई, अच्छी चीज़ थी। मैं इस चीज़ का पहल को धन्यवाद देता हूँ सरकार को। लेकिन क्या आज बात करें यदि हम उच्च जात की, तो क्या उच्च जात को EWS का फायदा मिल रहा है? मुझे नहीं लगता वर्तमान स्थिति में धरातल में कहीं मिल रहा। क्योंकि आप हर एक वैकेंसी में देखिए, अभी आप वर्तमान में चंडीगढ़ की एक वैकेंसी निकली स्वास्थ्य विभाग की, उसमें EWS के पद खत्म कर दिए। बिहार में BPS की भर्ती निकली, उसमें EWS के पद खत्म कर दिए। झारखंड में भर्ती निकली, उसमें EWS के पद खत्म कर दिए। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, EWS का मतलब होता है कि सवर्ण जात में पिछड़ा, यानी बिल्कुल निम्न तबके का सवर्ण, उसके यदि बात करो तो वहां पर भी EWS को खत्म कर दिया। EWS आप लाए, उसको आपने किस आधार पर दिया कि हमारी जो लागत होगी 8 लाख रुपए, हम सवर्ण है 8 लाख रुपए, तो हम इस चीज को हम कहते हैं ठीक है, मैं इस कैटेगरी में आ गया। उसके बाद आपने कहा 3 हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास वो चीज है तो आपने EWS को भी विभाजित करने का काम किया। यदि आप 8 लाख की आय में आ जाते तो आप जमीन पे नहीं आएंगे, अन्य वर्ग पे नहीं आएंगे, तो आप EWS के आधार पर हमको विभाजित किया। और रही बात उच्च जात की, तो उच्च जात का संविधान हो या कहीं भी कोई भी सामाजिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, अन्य कई मंच हैं, कोई भी उच्च जात को अपने साथ वोट तो लेना चाहता है, लेकिन अपने साथ बैठाना नहीं चाहता है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने अभी 24 के चुनाव में PDA लेकर आ गए, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो वोट तो हम लोग भी देते हैं, लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है वोट देने का। तो क्या हम वोट देने के अधिकारी नहीं है? आप हमसे वोट नहीं ले सकते हैं, लेकिन वोट हमारा चाहिए, लेकिन हमारे अधिकारों का उल्लंघन करके चाहिए। यदि हमारा बच्चा 99% नंबर लाता है तो वो अधिकारी नहीं है कि वो जो है पद पर बैठे। लेकिन आप जो है जो 10 साल हमारे, अगर आप अंबेडकर जी को मानते हैं, मैं तो खुले मंच पे हर जगह बोलता हूँ कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना पितामह मानते हैं, किसी को बुरा लग जाएगा मेरी बात से, अगर कोई सुनेगा तो बुरा लग जाए, तो मैं खुले शब्द में बोलता हूँ, अगर आप मानते तो उन्हीं की बताए गए मार्गदर्शन में क्यों नहीं चलते? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जैसे पंडित जी बताया कि अभी ST/SC वर्ग की कीमत लियर कानून लागू कर दिया जाए, आप क्यों विरोध पर चले गए? क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण का लाभ केवल 5% व्यक्तियों को मिल रहा है, उसके अलावा किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। मैं ऐसे ऐसे दलित वर्ग के व्यक्तियों को जानता हूं अपने भारतीय आजाद मंच की ओर से कि जिनको आरक्षण का नहीं पता है। देश की आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, हम लोग अमृत महोत्सव का कलश बांट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आरक्षण का नहीं पता है। मैं ऐसे ऐसे गाँव में गया हूँ जहाँ दलित वर्ग जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, उसके बाद उसके रहने का स्थान नहीं है घर का, और हम आरक्षण की बात करते हैं, क्या उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है? आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? आरक्षण का लाभ मायावती को मिल रहा है, आरक्षण का लाभ चंद्रशेखर को मिल रहा है, आरक्षण का लाभ चिराग पासवान को मिल रहा है, आरक्षण का लाभ जीतन राम मांझी को मिल रहा है, आरक्षण का लाभ इनके पार्टी के स्वयं के केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है, इनके पार्टी के स्वयं के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर को मिल रहा है, आरक्षण का लाभ संजय निषाद को मिल रहा है।
आरक्षण का लाभ अन्य किसी दलित वर्ग को नहीं मिल रहा है। अगर आप आरक्षण की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना आप लाइए। अगर आप कहते हैं जातिगत जनगणना से देश का विकास हो सकता है, तो आज से बिहार में 4 साल पहले जातिगत जनगणना की नींव रखी गई थी। तो विकास के मुख्यमंत्री वर्तमान नीतीश कुमार क्यों विकास के लिए पिछड़े प्रदेश के लिए अपने को थाली लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं? अगर आप जातिगत जनगणना से विकास की रफ्तार बढ़ती है, विकास की बुलेट ट्रेन यदि चल जाती है, तो बिहार में क्यों नहीं चल गई? आप उसको पूरे देश में ला रहे हैं। यानी कि आप हमको अभी कम विभाजित थे, यानी अभी हम थोड़ा विभाजित थे। मान लीजिए एक रोटी थी, उसका एक कोना को ही तोड़ा गया था, तो आप उस कोने को बिल्कुल तोड़ के एकदम एक जैसे तौलिया होती है, उसके एक धागे को निकाल दिया जाए तो उस जगह से थोड़ा सा दरार आ जाती। अब आप उस तौलिया को पूरा फाड़ रहे हैं। किस आधार पर? जातिगत जनगणना। लालीपाप आप दे रहा है, लेकिन लाभ केवल आपके उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को ही मिलेगा, अन्यथा अन्य वर्ग को किसी को नहीं मिलेगा। सवर्ण हो, आज सवर्णों की स्थिति, मैं ऐसे लोगों को मैं खुद कहूँगा, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, हम लोग किसानी करते हैं, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में एक सवर्ण अपने बच्चे को ना IIT करा सकता, ना IIM करा सकता, ना उच्च शिक्षा दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि आपने उसकी इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दिया, उसके घर में आय का साधन नहीं है। यदि वो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए अग्रसर भी हो जाता है कि मान लीजिए उसके घर में 3 संतान हैं, एक बच्चे को हम पढ़ा के कैसे भी कर दें कि 3 का पालन पोषण वो घर का कर ले, तो वो अपनी जमीन को बेचे या तो अपने आप को स्वयं को किसी इनके नेताओं के यहाँ गिरवी रख दे, तब वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा। अब पढ़ाने के बाद वो बच्चा पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद जब उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छे नंबर लाता है, नंबर लाने के बाद क्या होता है? आप एक मेरिट लिस्ट लाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रहा 68,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन है, जिसको एक झटके में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। बहुत सारे स्वयं इनके सरकार के सहयोगी दलों ने उस चीज को बड़े उससे लिया, एक परसी हुई थाली के जैसे भोग मिल जाता है इन लोगों को, उससे ले लिया। लेकिन वहां पर इन्होंने ये चीज नहीं देखा, जो सवर्ण वर्ग का बच्चा 90, 99 नंबर लाता, रात दिन संघर्ष करता है, उसके बाद आपके एक आदेश के साथ 4 साल से नौकरी कर रहा बच्चा बेरोजगार हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखा, क्योंकि आपके आंखों पर राजनीति का, भेदभाव का जातिगत चश्मा और पट्टी चढ़ी हुई है। जब तक ये पट्टी नहीं उतारेंगे, और उतारने के लिए आज आपकी डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो उच्च जात का वर्ग का लड़का हो या उच्च जात वर्ग के नेता हो, मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि सूबे में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री हमारी जात के हैं, लेकिन और बहुत सारे लगभग 45% से 35% विधायक हमारी जात के होंगे इस सरकार में और इस सांसद लोकसभा में, लेकिन आज किसी के मुंह से बोलती नहीं निकल रही इस चीज को लेकर कि धरातल पे सवर्णों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से कि जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई सिर्फ घर में बैठकर लड़ेंगे, तब तक हमारे अधिकारों का शोषण होता रहेगा। यदि हमें लड़ाई अपने अधिकारों को जीतना है, तो उसके लिए हमें धरातल पर, जमीन पर उतरना होगा। और हमारे पूर्वजों ने जो इस देश के लिए किया है, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, जैसे अन्य क्रांतिकारियों ने अपने संघर्षों के साथ इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार हमें अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी हम सवर्ण और उच्च जाति को संविधान नहीं, इस देश में भी अधिकार मिल सकता, अन्यथा शोषण ही होगा और शोषण को ही शोषित में बदलने का काम ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। पीयूष जी, जैसे कि अभी आप ये ने जो कहा कि सवर्ण और दलित, जब सारे सवर्ण हैं तो यह कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये राजनीतिक दलों के शिकार हो रहे हों? और ये जो हम शिकार हो रहे हैं, क्या हमें इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जब सभी सवर्ण हैं तो ये जातियों में विभक्त क्यों? देखिए, जैसा कि अभी दीपक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि सवर्ण जात को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां भी आपकी आई। एक्चुअली में है क्या कि ये जो भी प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा टोटल पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से ओतप्रोत है। और भारतवर्ष के अंदर, मैंने पहले भी जो बात बताई, भारतवर्ष को तोड़ने की जो कुचक्र है, ये सब और सारी राजनीति उसी कुचक्र के आसपास चल रही है। और मैं फिर खुले शब्दों में आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पारदर्शी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि जो श्रीमान राहुल गांधी जी हैं,
ये एक एजेंट के रूप में भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, और वो एजेंट हैं जो विदेशियों से, हमारे राष्ट्र के जो विरोधी हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है। अगर भारत में जातिगत व्यवस्थाओं से विघटित नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर भारत पर कभी भी एकाधिकार नहीं किया जा सकता। और भारत आज नहीं तो कल अगर एकता के सूत्र में बंधा रहा तो वो समृद्धशाली और विकसित देश होकर ही रहेगा। अगर उसको उसकी रफ्तार को रोकना है तो वहाँ पर जातिगत विघटन बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी देखिए, आप क्षत्रिय, वैश्य, जैसा आपने वर्ण सर बताया, शूद्र, एक्चुअली में आप देखिए ना, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र संविधान के प्रथम पृष्ठ पर आपने लगा के रखा है, उन्होंने कौन सा भेदभाव किया था? उन्होंने क्या क्षत्रियो तो क्षत्रिय वंश से थे, जिस समय रावण से युद्ध करने गए वो चाहते तो क्या ना अपने यहाँ से सेना मंगाते और वहां से जाके सारी सेना वहां से लड़ती जाके, सारी क्षत्रिय लड़ते जाके, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा किसी का एकाधिकार है ही नहीं, वहां कोई वर्ण भेद है ही नहीं। उन्होंने जो है कोल भील और जंगल में रहने वाली जनजातियों को तैयार किया और उनके साथ जाकर के उन्होंने अपना युद्ध किया, उनके अंदर पौरुष पैदा किया, उनके अंदर युद्ध क्षमताएं पैदा करी। उसी को देखते थे आप शिवाजी का इतिहास पढ़ के देखिए, शिवाजी ने भी वही किया। शिवाजी ने भी जो है जंगली लोगों को, कबीले वाले लोगों को, आदिवासियों को लेकर के, जो जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ियों में मचकंदे में रहा करते थे, उनको लेकर छद्म युद्ध की प्रणाली डाली। और इस तरीके से हमारा अनंत काल से जो है ये देश एक सामूहिक सभी वर्णों को मिलकर के बना हुआ देश है। सबके अपने अपने कार्य थे, उन कार्यों में सब लिप्त थे, लेकिन उन कार्यों के आधार पर उनको बेस बना के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उस पर विदेशी फंडिंग हो रही है। हमारे भारत को विकसित देश से रोका जा सके, इसमें कई सारे कुचक्र चल रहे हैं। उसमें एक बड़ा कुचक्र ये भी है कि किसी तरीके से भारत को अगर आज नहीं तोड़ा गया, और तोड़ने का सबसे आसान तरीका था जातिगत व्यवस्थाएं, जैसे कि आपने कहा मनुवादी, कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, हमारे एक वर्ग को, हमारे एक भाई को, हमारे एक हाथ को एक बहुत सुनियोजित तरीके से काटा जा रहा है। इसके पहले भी तो काटने का प्रयास किया गया। 1947 में देश आजाद हुआ, 1946 एक षड्यंत्र चल रहा था, जिन्होंने 3 लोगों को ऑफर किया। जगजीवन राम जी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए पाकिस्तान। अम्बेडकर साहब से कहा कि आप मेरे साथ पाकिस्तान अपने लोगों को लेकर चलिए। योगेश मंडल जी से कहा कि आप मेरे अपने लोगों को लेकर चलिए। अम्बेडकर जी ने स्पष्ट मना किया, जगजीवन राम जी ने स्पष्ट मना किया, लेकिन योगेश मंडल जी बात नहीं माने और वो अपने लोगों को लेकर के पाकिस्तान गए। उस समय भी उन लोगों ने वही नारा दिया, आपको तोड़ के वहां से ले गए। और भीम का नारा जो आज दिया जा रहा है तोड़ने के लिए, वो उस समय भी दिया गया। और क्या हुआ ये आप सबके सामने है कि वहां उनके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हुआ। योगेश मंडल जी ने उसका विरोध किया तो उनकी हत्या का प्रयास होना शुरू हो गया। वो बीमारी का बहाना बना के भारतवर्ष आए और भारतवर्ष में अपनी अंतिम सांस ली हुई। तो ये जो षड्यंत्र है, ये हमारे पास उस मुस्लिम जो मुगल काल हुआ था तब से लेकर के अंग्रेजों से लेकर के आज जो उनसे पोषित, उन ब्रिटेन से या इंग्लैंड से या अमेरिका से या चाइना से पोषित जो भी राजनीतिक दल हैं, वो भारतवर्ष के अंदर इस तरीके की विघटनकारी नीति डाल रहे हैं, जिससे हमारे देश की जो विकास की रफ्तार है इसे समाप्त किया जाए। सर, ये शिवप्रसाद साहब, क्या इसमें ये जो विघटनकारी नीति नेताओं की चल रही है, राजनेताओं की चल रही है, इसमें कहीं ये पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अशिक्षा भी कहीं कोई मायने रखता है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। ये वास्तव में हमने अभी जितनी चर्चा की ये सब समस्या थे। वास्तव में इसका समाधान क्या है, ये इस वाक्य में खूब कूट के भरा है कि हमारे देश में प्रतिष्ठा तभी प्राप्त होगी जब इस देश में संस्कृत और भारतीय संस्कृति, जब तक आप कूट के लोगों में भरेंगे नहीं, जब तक आप जगाएंगे नहीं। हमारे यहाँ ये खूब वैदिक मंत्र में ठोस कहा है, वयम राष्ट्रे जागृयाम। एक नहीं, अहम नहीं, वयम शब्द का जो प्रयोग किया है वहां उसका अर्थ है कि हम सब पूरे राष्ट्र को जगावें, एक व्यक्ति को नहीं, एक समाज को नहीं, एक प्रदेश को नहीं, वास्तव में पूरे राष्ट्र में संस्कृत और संस्कृति जागरण की इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है। वरना ये समस्या इन नेताओं की वोट नीति के कारण सब सत्यानाश हो रहा है। इन नेताओं ने जितना जो भी कुछ कर लिया है वो बस अपना भाषण बस याद रखते हैं, और उनको, और कोई भी सरकार हो, हम कहीं थोड़ा तीखा प्रहार कर रहे हैं, वो सोचते हैं अगर हम इनको नहीं लेंगे साथ में तो हम नहीं आ पाएंगे, और वो वहां दब करके
गलत व्यक्तियों का भी साथ कर लेते हैं। अब जब गलत व्यक्ति हमारे साथ आ जाएंगे तो हम अपने सिद्धांत को, अपने नीति को चरितार्थ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है हमारे देश में, एक तो संस्कृत एक ऐसी चीज है, संस्कृत विषय नहीं है, संस्कृत कोई ज्ञान नहीं है। संस्कृत का शुद्ध अर्थ होता था, पहले चलता था नैतिक विज्ञान, ये नैतिक चर्चा, और इन बच्चों में मॉरल सब्जेक्ट चलता था, एक पुस्तक चलती थी, और वो बिल्कुल गायब हो गई। अब वो बच्चों में है ही नहीं। अब सब बच्चों को दोष देते हैं, फिर जाति पे दोष देते हैं, फिर युवा पे दोष देते हैं। अरे उस बच्चे को सिखाया ही नहीं गया है कुछ, वो चीज हट गई एकदम। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वाक्य है, अगर इस भारत की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करना है तो उसमें संस्कृत और संस्कृति हमारी जो संस्कृति है ये बहुत प्रथम संस्कृति है। इसमें कहीं भी आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, ये बिल्कुल शहद की तरह शुद्ध है। वो आंख में भी लगाओ तो आपको सुख देगा। ऐसी ये जो भारतीय संस्कृति है, वो चाहे फिर ब्राह्मण वर्ण में हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण में हो, चाहे वैश्य में हो और चाहे शूद्र में हो, सबको सुखकारी करने वाली है। परंतु समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? वास्तव में हमारे यहाँ से ये संस्कृति का जागरण खत्म हो गया। और जो हैं भी हैं, ऐसा नहीं है, शून्य तो नहीं होता, वो उनकी बात वहीं दब के रह जाती है। वो जहां तक जाना चाहिए, जैसे ये आरक्षण जहां तक जाना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए। अभी एक और नया आया है, ये जाति जनगणना का नहीं, जाति जनगणना नहीं, कौशल जनगणना होना चाहिए। आप उसको दक्ष बनाइए, आप उसको कुशल बनाइए और फिर उसको उस क्षेत्र में लाइए। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है, वो आप आरक्षण से आपने कर लिया, अब वो कुछ जानता ही नहीं उस बारे में। ऐसे ऐसे माने वो दरोगा तक भर्ती हो गई, अब वो अपनी वो बंदूक और राइफल और वो पिस्टल वो खोल नहीं पा रहा है, चला नहीं पा रहा है। कभी कभी वो स्वयं आत्मसंहारक हो जाते हैं, अब वो का वो अपने ही ऊपर आ जाए। तो जब ज्ञान की कमी होगी तो ये कब आएगा? ये आपको बचपने से वो नैतिक ज्ञान आपके अंदर कूट कूट के भरा जाएगा, और इसका बहुत बड़ा अभाव हो गया। वरना हमको याद है पहले प्राथमिक कक्षाओं में नैतिक शिक्षा चलती थी और वो बच्चे कुछ न कुछ जानते थे। और हमने ये अपनी आंखों से देखा है कि वो 20-20 साल के बच्चे ये नहीं जान पाते थे कि ये लड़का है लड़की है, इसके साथ क्या व्यवहार, ये क्या नहीं व्यवहार, बिल्कुल वो साधु की तरह शुद्ध होते थे। ये हमारा खूब निरीक्षण है इसका। किंतु आज 20 साल तो जाने दीजिए, अब 10 साल का बच्चा वो हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वो नैतिक शिक्षा चली गई और घर से भी शिक्षा चली गई। तो जब तक इस देश में संस्कृत का और संस्कृति का खूब प्रचुर मात्रा में प्रचार नहीं होगा, तब तक ये समस्याओं का समाधान होना नहीं। और ये नेता तो ये केवल वोट नीति के कारण, हमको वोट मिले, हम कैसे भी जीते, हमारी सत्ता बनी रहे, और इस कारण पब्लिक का कोई भला हो ना हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। वरना हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता है वो तभी कहलाता है। प्राचीन काल, बहुत प्राचीन नहीं, ये हमारे काल में अगर किसी के घर शादी होती थी तो पूरे गांव का दूध आ जाता था। उसके घर शादी, दूध की नदी बहती थी, समझ लो। पूरे गांव से वो बिस्तर आ जाते थे, खटिया अटिया जो भी होती थी, और वो सब सारी व्यवस्था हो जाती थी। बताओ आज कहीं कोई कर पाता? आजकल कोई अपने कार्यक्रम में, अपने घर में, वो अपने रिश्तेदार तक को नहीं पूछ पाता। और उस समय पूरा गांव परिवार की तरह लगता था। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी कि सब मिल करके करो। ये जो मंगलाचरण हमारे यहाँ कराया जाता है, और उपनिषद में कोई भी उपनिषद अगर आप शुरू करो तो ये सबसे पहला मंगलाचरण है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु। हम साथ में रहें, साथ में खाएं, साथ में इस देश की रक्षा करें, हम किसी से विद्वेष न करें। ये हमारे यहाँ की प्रथम शिक्षा थी, और ये शिक्षा चली गई। इसी का कारण है कि आज हम समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। वरना समस्या का समाधान करना है तो हमको ये चीज आगे होकर के लाना पड़ेगा। ये धीरे धीरे ये एक तरह से बिल्कुल बहुत बड़ा कोड़ आ गया है, ये रोग आ गया है, और इसको दूर करने के लिए कुछ कड़वे घूंट तो पीना ही पड़ेंगे। और उसके लिए जो भी विद्वान वर्ग में हैं, जो भी शैक्षिक हैं, जो भी इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं, इसमें अभी बहुत सी पुस्तक के अभाव हो गए हैं।
अब पुस्तकें नहीं मिलती हैं, अब वो सब मोबाइल में एक पुस्तक हो गई है, वो अब वो कीबोर्ड बन गया है उनका, वो कुंजी बन गई है, मूल ग्रंथ समाप्त से हो गए। माने वो जो अभी तक ये था कि ये पाठशाला में नहीं, वहां विज्ञान वर्ग में डॉक्टरी कर रहे हैं, किताबें खत्म, वो बीटेक कर रहा है, किताबें है ही नहीं, वो सब है जो आधुनिक हो गए। तो इसलिए जब तक हर तरह का सहयोग नहीं होगा, पहले हमारे यहाँ ये नैतिक शिक्षाओं की किताबें बांटी जाती थी सरस्वती पाठशाला में, आज भी हमारे पूर्वज, इस तरह की बहुत सी पुस्तकें वो ऐसे चलती उप विषय में। तो जब हम किसी को सुनेंगे समझेंगे तो कुछ सीखेंगे। अब जब हमने देखा ही नहीं, वो चीज का हमारे अंदर कभी आया ही नहीं, तो फिर वो हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, और ये दिन प्रतिदिन फिर इसी तरह से चल रहा होगा। विनोद सर, जैसा कि ये मूल रूप से ये आ रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा जो इसका जो मूल जड़ हो रही है, ये हमारी सनातन का क्षय और पाश्चात्य शिक्षा का बढ़ाव, प्रादुर्भाव। तो ये जो है प्रमुख रूप से क्या यही कारण है, हम इसको लोगों को जागरूक कर सकते हैं? देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा था मुझसे, मैं उसका भी उत्तर देना चाहूँगा। आपने पूछा था कि इसका कहाँ से ये व्यवस्था शुरू हुई, ये आपने पहले प्रश्न किया था। तो मैं आपको बता दूं, जब मुगल काल चल रहा था उस समय तक हमारे यहाँ ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी। अगर आप भगवान राम को देखें तो क्या उनके सामने कोई जाति सूचक शब्द आपको दिखता है? जब उनसे परिचय पूछा जाता है कि आप कौन, तो कहते हैं मैं दशरथ नंदन राम, मैं रघुकुल का उत्पन्न कौशल्या नंदन राम। और जब भगवान श्री कृष्ण की आप बात करें तो क्या वहां पर कोई उनका जाति सूचक शब्द है क्या? हमारे यहाँ गोत्र चलते थे, वंश था, कुल था, और कुल की मर्यादा के लिए सभी लोग अपने जीवन को आहूत कर देते थे। मतलब ये कि कुल हमारा दूषित न हो जाए, मतलब मरना ज्यादा उनको पसंद था, बशर्ते कि हमारे कुल में कोई दोष लग जाए। समझिए, तो हमारे यहाँ हुआ क्या है, आखिर ये आया कहाँ से? भाई जब इतनी शुद्ध परंपरा है तो आया कहाँ से? गंगा जी चलती हैं जब गोमुख से तो बिल्कुल शुद्ध होती, यहाँ आते आते नाला बन जाती है। ये नाला हमारा बना कैसे, इसकी भी तो बात करें। देखिए, जब मुगल काल चल रहा था तो इन्होंने क्या किया, जो उच्च कोटि के हमारे क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, जैसे आप बात करें तो जो एक खटिक जो हमारे यहाँ लोग होते हैं, तो उनके यहाँ एक हुए राजा सुहेल देव। आप सुहेल देव का इतिहास पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी मुगल सेना को उन्होंने, मतलब बड़े बड़े उन्होंने गड्ढे खुदवाए और नीचे भाले लगवाए, और ऊपर फिर उन्होंने कुछ जो है उसके ऊपर कुछ खरपतवार आदि रखे, और पूरी की पूरी सेना उसमें समाप्त हो गई। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ वीर जो है राजा हुए हैं कि उनके होते हुए घुस नहीं पाए, छल बल बहुत कारणों से ये चले आए, और किसी प्रकार से जब इन्होंने हमारे उन लोगों को हरा दिया, या वो हार गए, किस कारण से? आपसी मतभेद के कारण, हर किसी कारण से। दो लड़ाइयां होंगी तो कोई ना कोई जीतेगा। उन्होंने, हमने आपको बताया, छल। अब हमारे यहाँ तो युद्ध की परंपरा है कि सूर्योदय से प्रारंभ और सूर्यास्त से समाप्त, और हम तो बस चले गए, और हम तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप हम पे आक्रमण नहीं करोगे, हम सो गए। और आपने क्या किया, रात में आकर के आपकी आधी सेना ने हमारे सोते हुए लोगों को मार दिया। तो किसी तरीके से जब इन्होंने उनको बंदी बना लिया तो उन्होंने उनसे क्या करवाए पता है आपको? उन्होंने उनको दिया मैला ढोने का कार्य सर पर, क्योंकि उस समय टॉयलेट्स तो थे नहीं, स्त्रियां थी तो वो बुरके में रहती थी, और वहां से उनका मैल जो है, वो जो शौच आदि का, वो ढोने का कार्य इनको दिया, जबरदस्ती इनसे करवाया गया। और घृत कार्य, जो कि जैसे मरे हुए जानवरों से जो चमड़ा आदि निकालकर वो सब करवाने का कार्य किया गया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इतिहास का जरा अवलोकन कर लीजिए, आपको प्रत्येक कास्ट में, जिसको हम आज कहते हैं, उनमें राजा और रानी मिलते हैं या नहीं, इतना बता दो बस आप। प्रत्येक कास्ट में कोई भी ले लो आप। और हम कहते हैं कैटेगराइजेशन की आप बात करते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम ऊपर नीचे करते हैं। आपके प्रत्येक कास्ट में भी तो 7 विभक्तियां हैं, वो क्यों आपने करी है? क्या उसमें ऊंचा नीचा नहीं है?
समाज को बांटने का सबसे पहले ये समझ लीजिए मुगलों ने इसकी शुरुआत करी। हमारे मुगलों ने इनकी शुरुआत कर दी। और यहां तक कि आपको मैं एक बड़ी बात गंभीरता के साथ यहां बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ भगवान राम का फोटो देखेंगे तो उनके यज्ञोपवीत है, हाथ में कलावा नहीं है। क्यों नहीं है? जब इन लोगों का यज्ञोपवीत, हमारे यहाँ दो चीजें, एक शिखा एक सूत्र। सूत्र विद्या का चिन्ह है, शिखा भी विद्या का चिन्ह है। ये विद्या का चिन्ह काट दिया जाता था, सवा मन जब हो जाता था तब वो स्नान करते थे, भोजन करते थे। इन्होंने काट काट के उनका, तो जिनके कटे वो क्या करें, क्योंकि इसके बिना तो जीवन अधूरा है। आपका पैंट शर्ट आप पहनते हो, आज उतार दिया जाए, आप बाहर जाओगे क्या? उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस विद्या के सूत्र को, उन्होंने कहा मैं इसको अलग तो कर नहीं सकता शरीर से, उन्होंने यहाँ लपेट दिया कि जब मेरा समय आएगा मैं इसको फिर से यहाँ पे धारण करूंगा। मगर आप जानते हैं कि जब सदियां बीत जाती हैं लोग अपनी गौरव गरिमा को भूल जाते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है, उनको नीचा दिखाने के लिए शुरुआत कर दी। अच्छा, नींव पड़ गई, समझिएगा। अब जब मुगल काल चला, हमारा 1000 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन रहा। जब ये चलता रहा, कई पुश्तें आ गई, उनका भी साम्राज्य बढ़ता रहा। हम लोग बहुत सीधे साधे थे, हमने कभी प्रतिकार करने का ज्यादा चेष्टा भी नहीं की, और हमारे आपस में भी कुछ मतभेद रहे होंगे, मैं मानता हूं इस बात को। इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ये कह लें व्यवस्थित करने के लिए या अव्यवस्थित करने के लिए, उन्होंने पहली जाति जनगणना उन्होंने करवाई, अंग्रेजों ने। और उस गणना के आधार पर फला और डिवाइडेशन हुआ। और हमारे यहाँ, मैं आपको बचपन की बात बताऊं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं 40 वर्ष पुरानी आपको बात बता रहा हूं। आप गांव जाते थे तो जो व्यक्ति नाई है, मान लीजिए उसके किसान के खेत नहीं है, उसके नाई के खेत नहीं है, वो नाई जो है, मान लीजिए गांव में 4 नाई हैं, वो चारों नाई उनके घर बटे हुए हैं, उनके घर जाकर के वो केश कर्तन करता है। जब इसकी फसल आती है तो ये क्या करता है, आप लोगों ने भी देखा होगा पुराना समय, खेत की फसल आ गई, दरवाजे पर रखी हुई है, सारी प्रजा आकर बैठ गई, इसको प्रजा कहते थे। और वो उस समय उसका भाग उनको बांट दिया करते थे। किसका? ये हमारे नाई का भाग, ये हमारे लोहार जिन्होंने हमारी वो जो बैलगाड़ी है उसका पहिया बनाया, जिन्होंने हमारी लकड़ी का कार्य किया, जिन्होंने हमको बर्तन प्रोवाइड किए, मिट्टी के बर्तन दिए, उनका भाग, सबका भाग अलग कर दिया। वो देने के बाद हम भोजन करते थे, अपना लेकर भाग जाते थे। अरे हमारे यहाँ तो यज्ञ को देकर खाने की व्यवस्था है, तो हम वहां तक हमारे यहाँ नहीं था। क्यों? उन तक वो आंच नहीं पहुंची थी। लेकिन ये आंच और गहराती गई, क्योंकि जाति जनगणना कर दी, लोगों में विभेद पैदा करने के लिए मुगलों ने जो कार्य किया उसको अंग्रेजों ने और बढ़ाने का कार्य, मतलब अग्नि में घी देने का और कार्य कर दिया। अब आपने जो बात कही है मैं उसका उत्तर भी देना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था क्या इसका मूल कारक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? एक बच्चा, जब हमारे यहाँ कहते हैं ना 3 आचार्य होते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेदा। तो माता पहली गुरु, 5 वर्ष तक माता शिक्षा दे, और 8 वर्ष तक, 5 से 8 तक पिता शिक्षा दे, फिर गुरु की शरण में चला जाएगा, गुरु के कुल का हो जाएगा, उसका कुल समाप्त हो जाएगा, गुरु का कुल शुरू हो जाएगा। कहाँ जाति व्यवस्था है बताइए जरा, कहाँ पे यहाँ नजर आती है आपको? अब समझिए, हमारा प्रत्येक बालक, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे वैश्य का हो या शूद्र का हो, किसी का बालक जो विद्या ग्रहण करना चाहे वो गुरु के कुल में जा सकता है। वहां कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि जहां फीस आएगी वहां हमारे अंदर भेद पैदा है। समझिए, गुरुकुल की व्यवस्था क्या कहती है? समान शिक्षा, समान शिक्षा सबको देते थे। फिर उनमें से कोई फलाना निकलता था, फलाना निकलता था, फलाना निकलता था, सब अपने आप व्यवस्था चल जाती थी। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने यही तो कार्य किया कि इन गुरुकुलों को क्या करो, समाप्त कर दो। आपको पता नहीं है क्या कि हमारे यहाँ चाणक्य महाराज ने गुरुकुलों का सहयोग लेकर के आक्रांताओं को भगा दिया। उनको पता था गुरुकुल की क्या शक्ति है, अरे सारा युवा तो गुरुकुल में ही रहता है और इनमें कोई भेद नहीं है। तो जब गुरुकुल होंगे, गुरुकुल में समान रूप से पढ़ेंगे। क्यों? सबको भिक्षा मांगनी है, सब अपना घर छोड़कर आएंगे, सब अपनी जो मान मर्यादा उसको छोड़कर गुरु की चरण पे बैठेंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। जब फीस नहीं है तो ऊंचा नीचा खत्म, सब क्या पहनेंगे? श्वेत वस्त्र पहनेंगे, कोई ये लाल पीला नीला खत्म,
सब क्या करेंगे, सबके केश कटेंगे, सिर्फ शिखा रहेगी, समान बिल्कुल। अब जो वहां से बनकर निकलेगा, समावर्तन संस्कार होगा, तब वहां क्या होगा, हाँ भाई तुम इस कार्य के लिए हो, तुमने विद्या ग्रहण करने में तुम उत्तम हो, तुम कहां जाओगे, तुम वेद पाठ करो, तुम ये करो ये करो। और इसी तरह क्षत्रिय आदि सब अपने अपने कार्यों में जाएंगे। कहां है यहां पर विभाजन? विभाजन आप कर रहे हैं, विभाजन कर रहा है हमारा सर्टिफिकेट। अरे हम लेकर घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं हम ओबीसी हैं। आज मैं कहता हूं सारे ओबीसी, सारे एससी एसटी को कह दो तुम्हें सवर्ड बनाते हैं, तुम्हारा हम जो ये खत्म हो जाएगा। 100% वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए आपकी ये व्यवस्था। तो आप गुरुकुल की व्यवस्था को जब रखेंगे तब आपका पुनः उत्थान हो जाएगा। एतद् देशस्य प्रसूतस्य सगा जादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सारे विश्व के लोग संसार के यहाँ पर शिक्षा लेने आते थे हमारे भारत देश के अंदर, परंतु उस समय ये मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं थी। आप मैकाले को एक बार समाप्त करके तो देखिए, आप गुरुकुलों की व्यवस्था पुनर्जीवित करके तो देखिए। आपका बच्चा, अब आप ऊपर जब बड़ा हो जाता तब उसको समाप्त करने की सोचते हो, तब नहीं हो सकता। ये बीज डालना पड़ेगा, बीज शुद्ध डालेंगे तो फसल भी शुद्ध आएगी। आप बीज गड़बड़ बो रहे हैं, बीज पर ध्यान दीजिए, अपनी शिक्षा नीति पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ कह दीजिए कि हम नहीं मानते इसको, और हम तो बाकी सभी से आह्वान करना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ एक प्रकरण आया, मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। एक राजा है कहीं के, मैं पूरा प्रकरण याद नहीं कर पा रहा हूँ। राजा ने क्या कहा, वो बेचारे ईसाई बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? क्योंकि वो बेचारे नीचे वर्ग से आते थे, उन्होंने बहला दिया उनको। इन्होंने कहा नहीं, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे चरण धोऊंगा। उन्होंने एक थाल लिया बड़ा और बोले कि तुम आते जाओ, और आते जाओ उनका पांव धुले और उनको अपने में वापस किया। यदि आज मेरा समय पड़ जाए ना तो उसको छाती भी लगाऊंगा, उसको अपने साथ बैठाकर भोजन भी कराऊंगा। ये करने की आवश्यकता है। आप इधर उधर के आप चलेंगे तो कार्य नहीं होगा। हम सबको जगने की आवश्यकता है, उठने की आवश्यकता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। अरे समान बोलो, समान चलो। आज तो हमारे यहाँ एक घर में 6 पार्टी के लोग रहते हैं, भाजपा सपा जाने कौन कौन से, एक घर में 6 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। हम कहाँ समान हैं? समानता की बात तब होगी जब वेद का पालन होगा। जो सामने रखे इनका पालन करिए, आपका उद्धार होगा। परिचर्चा समापन की ओर है। 30-30 सेकंड में हम अपना समापन करेंगे। दीपक जी। आज का विषय बहुत अच्छा था। अगर हम सभी को उच्च जाति को समान लाना है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर आप जनगणना कराना ही चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति पर जनगणना कराइए, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर कराई गई जनगणना अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को भी समानता का अधिकार देती है और देती है। उसके साथ यदि किसी को आरक्षण का लाभ एक बार ही देना चाहिए, चाहे वो शिक्षा पे ले, चाहे प्रमोशन पे ले, या उस पर किसी पर लेना चाहता है तो उसे आरक्षण का लाभ एक ही बार मिले, ताकि उस आरक्षण का अगला व्यक्ति जो जिसको लाभ नहीं मिला उसको लाभ मिल सके। मैं जाति जनगणना के हमारी जो हमारा मंच है भारतीय जाति मंच, वो पूरी तरीके से जाति जनगणना के खिलाफ है। हम आर्थिक आधार पर जनगणना के पक्ष में है। यदि सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी तो आर्थिक आधार पर जनगणना मोदी सरकार या योगी सरकार करानी चाहती तो हम बढ़ चढ़ के उसमें उनका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पारदर्शी विकास न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वास्तव में जातिगत जनगणना तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, और इसके लिए जो बेस ये बताया अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी उन्होंने विषय रखा कि जब तक हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाते रहेंगे तब तक जो है हम भ्रमित रहेंगे और विघटित रहेंगे। हमको अपनी अपनी पुनर्व्यवस्था पे आना होगा, अपने बेस पर आना होगा, अपनी संस्कृति पर आना होगा और अपनी गुरुकुल व्यवस्थाओं को पुनर्जागृत करना होगा, तभी हम इन सारी भ्रमितियों से निकल के बाहर आ सकते। देखिए, आज पारदर्शी विकास न्यूज़ की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ये विचार छोड़ दें कि हम ऊंचे हैं नीचे हैं। ठीक है जी, हम समान हैं। पहली बात ये कि जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, भैया ने अभी कही आरक्षण की यदि देना पड़े, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं विरुद्ध हूँ इसके। किस बात के लिए? इस बात को नोट करिए, जहां पर कुंठित समाज होता है, यदि आप किसी का हिस्सा किसी बच्चे को दे देंगे बांटकर, तो जिसको नहीं मिला वो कुंठित हो जाएगा, और जो कुंठा होती है ये किसी रूप में प्रकट होगी अवश्य।
इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। किसी भी प्रकार के आरक्षण का मैं विरोधी हूँ। नहीं और देखिए, दूसरा, हमने कोई बात तो नहीं, इसमें मैं अपनी बात कह रहा वो हूँ, कहा। मैं आरक्षण के विरोध में हूँ कि मैं हाँ, अपने नहीं, फाइनल बिल्कुल कमेंट्स सही, कह रहा हूँ कि हम इसके विरोध में हैं। आरक्षण तो नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए उसकी भी बात करूंगा। समान शिक्षा होनी चाहिए। पहली बात, मैकाले को हटाकर आप गुरुकुल पद्धति एकदम शुरू कर दीजिए। गुरुकुलों को आप सिर्फ उनको प्रोत्साहन कर दीजिए, गुरुकुलों को एड दे दीजिए, उनको कह दीजिए कि जो संस्कृत पढ़ेंगे उनको हम फला फला ऑफर दीजिए उनको, आपके गुरुकुल बढ़ जाएंगे। और गुरुकुल बढ़ ही नहीं जाएंगे, आपको विश्व गुरु बना देंगे गुरुकुल। तो पहली बात तो गुरुकुल की व्यवस्था को लागू कर दीजिए, समान शिक्षा कर दीजिए। मतलब दूसरा, समान स्वास्थ्य, मतलब मेडिकल फैसिलिटी सबको समान होनी चाहिए। चाहे मैं रोड पर एक्सीडेंट हो मेरा, चाहे मेरे किसी छोटे से छोटे भाई का एक्सीडेंट हो, दोनों को समान मेडिकल एड मिलने चाहिए। और तीसरी बात जो मैं करूंगा वो कहूंगा कि हमको समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। इन तीनों चीजों में आप हमसे कर ले लीजिए, रिक्शे वाले से भी कर होना चाहिए। क्यों? क्या वो सड़क का इस्तेमाल नहीं करता है? चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, सबसे समान कर की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके एवज में सरकार हमको देगी, वो क्या देगी? समान शिक्षा, समान न्याय और समान मेडिकल फैसिलिटी। ये तीन हमको समान मिलनी चाहिए। धन्यवाद। बस इसमें हम संक्षिप्तीकरण यही करेंगे। हमारे यहाँ सूत्र दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये शास्त्र का बहुत बड़ा उद्घोष है कि आपको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ विचारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप दूसरे के सुख के चाहत बन जाएंगे, ये केवल भाईचारा भाईचारा से चारा ये चढ़ते रहेंगे, इससे नहीं बनेगा। वास्तव में शुद्ध जब जीवन नैतिक होगा, उच्च विचार का होगा, शुद्ध विचार का होगा, तो समझ लीजिए सारी समस्याएं समाप्त हो। इसलिए उच्च वर्ग को तो ये राजनेता केवल फालतू में वोट नीति के कारण पागल बनाए हैं, और वो जो भी सामान्य से सामान्य है उनको और ज्यादा पागल बनाए। वहां तक तो आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा। इसलिए हम ये चाहते हैं बस पहले नैतिक ज्ञान आवे, और वो नैतिक ज्ञान इनको सर्वे भवन्तु सुखिनः में परिवर्तित कर देगा, सबका कल्याण। तो ये था आज की परिचर्चा, जिसमें मुख्य रूप से जो निकल के सामने आया है वो ये है कि राजनीतिक दल समाज को बांट रहे हैं, जबकि सनातन संस्कृति में जाति व्यवस्था है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य है कि चारों वर्ण के हिस्से हैं, और जब चार वर्ण है यानी कि चारों सवर्ण है, और जब चारों सवर्ण है तो राजनीतिक दलों को कौन सा अधिकार दिया गया है कि उन्होंने दलित और अन्य पिछड़ों में लोगों को बांटने का प्रयास किया है। दूसरा, शिक्षा। ये पाश्चात्य शिक्षा की वजह से जो व्यावसायिक शिक्षा है, ये शिक्षा नहीं है, ये निकल के आया कि ये व्यावसायिक शिक्षा है। और व्यावसायिक शिक्षा जब हम ग्रहण करेंगे तो मुझे सिर्फ और रोजी रोटी के अलावा कुछ भी काम नहीं पता, मुझे अपना धर्म नहीं पता, मुझे अपनी संस्कृति नहीं पता, तो हमारी गुरुकुल पद्धति का पुनः उदय होना चाहिए। आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, हृदय से आभार।